नमस्कार। पिछली बार हम लोग यहाँ रुके थे और बात कर रहे थे कि जो इन्फिल्ट्रेशन पर्कुलेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वो ज़्यादातर अफ़ेक्ट करता है आपका रन ऑफ को। तो आगे अब बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ें देखें कि फ्लड्स क्या-क्या हैं और किस वजह से होते हैं। तो कॉज़ेज़ ऑफ फ्लड्स जो बेसिकली है वो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो हेवी रेन्स की वजह से है। हेवी प्रेसिपिटेशन, अधिक मात्रा में वर्षा हो गई आपकी तो फ्लड्स तो होना लाजमी है। बाकी जो है टोरेंशियल रेन, कभी-कभी हमारे यहाँ पे जो है लो प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से भी कुछ एरिया में, कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण फ्लड्स होते हैं करके। और साइक्लोन्स तो है ही हैं हमारे। और ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि अगर समर्स में जो आपका है, तो अगर गर्मियों के मौसम में अगर स्नोमेल्ट ज़्यादा हुआ, और आजकल ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो जो हीट वेव्स अगर आती हैं और उससे स्नो मेल्ट होता है तो उससे भी इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन इसकी जो है संभावना है, जो कंपैरिजन अगर यहाँ कर रहे हैं तो ये बार दिखाया गया है कि हेवी रेंज का सबसे ज़्यादा है करके, फिर धीरे धीरे जो कम हो रहा है करके, डैम्स लेवीज ब्रेक, और ये सडन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ। आइस जैम हुआ, जो कि हम लोग ग्लोव की भी बात कर रहे थे करके, ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो हैं, एक्स्ट्रा टॉपिकल रे साइक्लोन्स अगर आते हैं, टाइडल सर्ज हुआ तो टाइडल सर्ज में भी है। और यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हम लोग इसमें जो है कोस्टल एरियाज़ के लिए हम लोग बात करेंगे सुनामीज़ की भी करके, और एवलांच रिलेटेड हैं। तो ये जो है इसमें दिखाया गया है कि ये सबसे ज़्यादा है, और फिर ये इसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम है यहाँ पे दूसरे कारणों से। मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं कि आपका प्राइमरी जो कॉज़ है वो क्या-क्या हैं, फैक्टर्स हैं इसका। रेनफॉल इंटेंसिटी, कितना मात्रा में आपकी वर्षा हो रही है, ड्यूरेशन कितना रहा, कितना समय तक बारिश हुई है आपकी। तो लगातार अगर ज़्यादा ड्यूरेशन, मतलब स्पैन उसका ज़्यादा है, समय लेता है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है काफ़ी समय तक, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगा। और ये डिपेंड करता है आपका ये फैक्टर्स पे, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एंड द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। परमेबिलिटी है वो आपका पानी जो है वो ज़्यादा जाने नहीं देगी और वो सोख के रखेगी। तो और कहीं न कहीं इवन पोरस सॉइल जो होती है उसमें भी एक समय आएगा कि सैचुरेशन आ जाएगा उसमें। तो सैचुरेशन की वजह से फिर आपका जो पानी है वो ज़्यादा सोखेगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं ज़मीन के अंदर, और वो आपका रन ऑफ बढ़ा देगा करके। और स्लोप भी आपका ज़रूरी है। जो मैं पहले भी आपको ये बात कह रहा था कि स्लोप जो है वो अगर स्टीप है या शैलो स्लोप है एरियाज़ का, जो आपका ड्रेनेज बेसिन है, मतलब ये हम लोग बेसिन है इस पे आगे बात कर रहे हैं करके, तो हम लोग ये मेन चैनल है आपका। तो इस एरिया में आपका स्लोप क्या है, ये स्लोप पे भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है आपका कितना जल्दी आपका फ्लडिंग स्टेट में नदी आ जाएगी उसके बाद। और रिवर डायनेमिक्स यही है आपका कि वो कहाँ से बह रही है और किस तरह की उसकी चैनल पैटर्न है, ड्रेनेज एरिया क्या है करके, और कितनी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिल रही है करके। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे प्राइमरी कॉजेज़ हैं फॉर फ्लड्स। सेकेंडरी कॉजेज़ जो है ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि एक डैम फेलियर हो गया, क्योंकि पानी आपने रोक के रखा हुआ था। तो आपके पास जो है ये नदी है, आपने यहाँ पे डैम बनाया हुआ है करके। तो ये जो डैम है इसकी वजह से आपका क्या अगर ये फट रहा है डैम, तो इसकी वजह से आपका क्या इफ़ेक्ट होगा डाउनस्ट्रीम में। तो ये आपको इसमें भी आपका रोल प्ले करता है डैम। दूसरा रिवर ब्रीच, अगर नदी की कोई भी आपका जो बैंक है अगर वो टूटता है, तो बैंक की वजह से आपके आसपास के इलाकों में हो सकता है। आइस जैम भी जो है वो इसी से रिलेटेड है, जो आपका हम लोग बात कर रहे थे कि जो आइस जैम हो रहा है, ग्लोफ की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज़ के। और ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज़ ज़्यादातर देखा गया है कि ये काफ़ी कारगर रहे हैं फ्लड्स इंड्यूस करने में करके। अब मेजॉरिटी ऑफ द फ्लड्स आर लिंक्ड विथ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ईदर बाय रेन और आपका स्नो। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो अगर वाटर जो है आपका कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, रेनफॉल
और स्नो मेल्ट से आ रहा है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है आपका। तो इन्फिल्ट्रेशन आपका क्या करता है, सिंक इन ग्राउंड, percolate down through soil, porous rocks, depends upon the porosity and permeability। फिर आपका आता है हाईली पोरस जो होता है, लेस रन ऑफ देगा आपको, क्योंकि पानी आपका परकुलेट हो जा रहा है। लेस परमिएबल अगर है, जिसमें जो मटेरियल में कैपेबिलिटी है कि पानी को सोख के रखे, ड्रेन ना करे, तो वहाँ पे आपका रन ऑफ जो है वो इंक्रीज होगा करके वहाँ। फिर टोपोग्राफी, जो हम लोग स्लोप की बात कर रहे थे, स्टीपर स्लोप जो है वो आपका रन ऑफ जो है वो बहुत जल्दी दे देगा आपको, क्योंकि पानी के लिए बहाव जो है वो स्लोप अच्छा खासा मिल रहा है उसको, फटाक से वो जो मेन चैनल है और उसके आसपास के इलाके हैं उसमें फ्लड्स को दे देगा, क्योंकि रन ऑफ आपका बहुत ही तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे। लेस ग्रेडियंट आपका है, अगर स्लोप कम है किसी इलाकों में तो वो स्लो एंड इट विल अलाउ, मतलब पानी ठहरता हुआ जो है वो बहेगा नीचे और उसकी वजह से पर्कुलेशन अच्छा होगा। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका किस टाइप का जो सॉइल है वो उस पर अफेक्ट करेगा आपका, और वो उसी की बेसिस पे हम लोग आगे बात भी करेंगे कि अगर आपका सॉइल अच्छी है जो कि पर्कुलेट कर सकती है तो आपका रन ऑफ जो है वो कम होगा। लेकिन अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, पानी को रोक के रखा हुआ है उसने और सैचुरेशन आ गया है, तो उसकी वजह से आपका फ्लडिंग ही होना तय है करके। और फाइनली इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द जियोलॉजी ऑफ द रिवर बेसिन। तो जो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए आपका ये हम लोग रिवर बेसिन देख रहे हैं करके, तो ये रिवर बेसिन की आपकी जियोलॉजी क्या है, किस टाइप के रॉक्स हैं जहाँ से ये बहरी है, और किस टाइप का मटेरियल है, क्या वो सोक करेगा पानी को कि नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इफेक्ट करता है। वेजिटेशन जो है मे रिड्यूस फ्लडिंग, प्रोवाइड्स फिजिकल बैरियर टू सरफेस रन ऑफ। तो अगर मान लीजिए कि कुछ एरियाज़ जो हैं आपके हिली टेरेन्स में जहाँ पे आपका वेजिटेशन बहुत अच्छा है करके, फॉरेस्ट एरिया है, तो वो थोड़ा सा पानी को रोकेगा और उससे इन्फिल्ट्रेशन भी अच्छा होगा करके। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ कटते हैं तो फ्लड बहुत जल्दी उस एरिया में आने की संभावनाएं होती हैं करके। तो वेजिटेशन में रिड्यूस फ्लडिंग, प्रोवाइड्स फिजिकल बैरियर टू सरफेस रन ऑफ, डिक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड रिड्यूसेस रन ऑफ, ये करता है। प्लांट रूट्स मेक सॉइल परमिएबल, ये हमेशा हम लोग बहुत बचपन में भी इसकी बातें होती थी करके। तो ये आपके सॉइल को जो है वो लूज करता है और इंक्रीज पर्कुलेशन कैपेबिलिटी। तो बहुत मतलब हम लोग कहेंगे कि ये ट्रिवियल चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फ्लड कंट्रोल्स में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ही बेस है, हमारा फाउंडेशन है इस बारे में जो बात कर रहे हैं करके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपकी जो पहले भी हमने बात की कि आपका प्रेसिपिटेशन, स्लोप, इन्फिल्ट्रेशन यानी मटेरियल क्या है वो ज़रूरी है करके। और अगर आप उसकी नदी के बहाव के बीच में बैठे हुए हैं तो आपको खतरा तो है ही है करके। अब आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड फ्लड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द रिवर सिस्टम। अब रिवर डायनेमिक्स क्या है करके, आज जहाँ से ये सोर्स जो जहाँ से ये मतलब हम कहें कि स्टार्ट होती है, जहाँ से ये अपना जर्नी जो है आपकी स्टार्ट करती है, वो आपको सोर्स एरिया है, वो आपका अपलैंड्स में ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि वो कैचमेंट एरिया जो है वो है। वहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो होगा, जो स्लोप होगा किसी भी नदी का, वो ज़्यादा स्टीपर होगा। और फिर जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो शैलो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट उसका कम होगा। माउथ हम लोग कहें या तो वो आके किसी और नदी में मिल रही है या तो दरिया में मिल रही है, तो उसका स्लोप वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसको ज़्यादातर हम लोग कहते हैं बेस लेवल। ये बेस लेवल चेंज भी होते हैं अगर समुद्र का तट नीचे, मतलब जो लेवल है वो नीचे गया अगर, तो ये हम लोग कहते हैं कि जो ग्लेशियर इंटरग्लेशियर पीरियड है, जो वार्मर पीरियड्स हैं, उसमें पानी ऊपर रहता आता है क्योंकि स्नो मेल्ट ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा अधिकतर नदियों में रहता है और वो समुद्र में जाता है, तो समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है। तो उसकी वजह से भी आपका जो अपस्ट्रीम है इस एरिया में
वो अफ़ेक्ट करेगा करके उसका ग्रेडियंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नदी हमेशा अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। तो बेस लेवल जो है वो हो सकता है कि आपका भई अगर मान लीजिए कि ये हिमालय यहाँ पे है आपका ये, और यहाँ से नदी बह रही है, तो इसका बेस लेवल ये होगा, ये बेस लेवल होगा आपका। तो ये और अगर मान लो कि समुद्र है तो जो भी इसमें ये बेस लेवल है, और समुद्र है तो ये आपका बेस लेवल होगा, अगर वो नदी जाके समुद्र में मिल रही है तो करके। तो इसमें जनरली ये होता है कि पार्टिकल साइज़ जो है, वो भी एक तरह से हम लोग को समझ में होना चाहिए कि जो ग्रेन साइज़ और या तो बेड लोड है हमारा, वो ऊपरी इलाकों में काफ़ी बड़े साइज़ के जो सेडिमेंट्स होंगे करके। और ये चीज़ आप अगर देखें तो जो केदारनाथ की बात थी हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ के, मतलब बोल्डर कॉबल साइज़ के आपके जो मटेरियल था वो पानी बहा के ले आया था। तो वहाँ पे ऊपर वाले इलाकों में ये कोर्सर होगा। जैसे-जैसे आप नीचे आएँगे, प्लेन्स में आए, फिर आप फर्दर आगे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये फाइनर्स होना शुरू होगा करके। सो सेडिमेंट्स बिकम फाइनर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, क्योंकि टूटते रहते हैं, आपस में एब्रेशन होता है, तो ये छोटे-छोटे साइज़ हो जाएगा। ग्रेन साइज़ ज़्यादातर वो डिक्रीज़ करेगा करके। ग्रेडिएंट डिक्रीज़ेज़ डाउनस्ट्रीम, ठीक है। हाउएवर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी एंड वेलोसिटी इंक्रीज़ेज़ डाउनस्ट्रीम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टीप ग्रेडिएंट ऊपर है तो उसका उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी ऊपर। वेलोसिटी ज़्यादातर नीचे बहुत ज़्यादा मिलती है करके, और वो इंक्रीज़ होती है डाउनस्ट्रीम में करके। दिस इज़ ट्रू फॉर एरियाज़ विद गुड रेनफॉल। अधिक रेनफॉल है, वर्षा अच्छी है, तो ये बिल्कुल सटीक बात बैठेगी यहाँ पे। वेयरएज़ इन ड्राई क्लाइमेटिक ज़ोन्स, जहाँ पे वर्षा कम है, वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन डिस्चार्ज कैपेबिलिटी। तो वहाँ पे ये इसकी डिस्चार्ज पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है वो इवापोरेट हो गया, हीट ज़्यादा थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, और इन्फिल्ट्रेट भी हुआ, उसकी वजह से वो डिक्रीज़ करेगा करके। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो ग्रेडिएंट है वो अपस्ट्रीम में ज़्यादा होता है, डाउनस्ट्रीम में कम होता है। ग्रेन साइज़ भी जो अपस्ट्रीम में ज़्यादा है, नीचे आते-आते एब्रेशन और जो टूटने की वजह से जो ब्रेकिंग प्रोसेस है आपका ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, वो उसको फाइनर करता है करके। और वेलोसिटी भी जो है वो नीचे डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा रहती है करके। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसमें इसको डिस्चार्ज को मेजर किया है। तो उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी क्या है और जो एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका किसी भी चैनल का होगा वो आप ये लेंगे करके। तो ये आपका जो है विड्थ एंड डेप्थ। तो ये आपका हो गया, आपका ये आपका डब्ल्यू हो गया, और ये यहाँ से आप ले लेंगे इसको, ये आपका जो है ये आपका डेप्थ हो गया करके। तो ये आपको है अगर आपके पास, तो इसके बेसिस पे आप इसका, और वेलोसिटी है तो आप इसका डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में आप इसको नाप सकते हैं करके। एक चीज़ें और हैं जो कि काफ़ी वीडियोस जो हैं वो आपके जैसे ही फ्लड्स आते हैं उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये इसके रीज़न्स ये हैं कि एक्सट्रीम जो है यहाँ पे दिखाया है कि इवन आपका बहुत ही कम पानी रोड के ऊपर से बह रहा है। ये हम इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि ये ज़्यादातर लोग जो है इसमें करतब दिखाते हैं करके, और ये देखा गया अमूमन कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो बह के पानी में चली जाती हैं करके। तो एक्सट्रीमली डेंजरस ये जो है ये कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई करतब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्ट करता है आपका जो, अगर मान लो कि वाटर डेप्थ ज़्यादा नहीं है तो भी ये लैटरल ड्रैग करेगा करके आपका। और ये होता है लैटरल ड्रैग, एक तो लैटरल फोर्स भी लग रहा है इसमें और बायोंसी भी हो रहा है करके, क्योंकि पानी जो है वो आपके जो व्हीकल है उसको हवा में कर देगा, हवा में मतलब वो ज़मीन छोड़ देगी करके आपकी गाड़ी। तो ये अगर है तो आपका तय है कि आप जो है यहाँ पे इस तरह के हादसे होंगे करके। और ये बहुत ही काफ़ी एरियाज़ में ये देखा गया, काफ़ी वीडियोज़ इस तरह के आते हैं, तो ये कभी ना करिए आप करके, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव भले ही वो गहरा ना हो लेकिन वो
आपकी व्हीकल्स को भी डिसबैलेंस करके आपका वो फ्लो कर सकता है लेटरल प्लस बायोंसी फोर्स की वजह से। ये एक बात है जिसमें हम लोग ग्रेन साइज़ की बात कर रहे थे कि भई हायर रीचेज़ में जो हैं अपर अपर रीचेज़ में जो आपके कोर्सर होंगे और जैसे-जैसे वो नीचे जाएगा स्लोप भी डिक्रीज़ होगा और जो ग्रेन साइज़ है वो भी डिक्रीज़ होंगे तुम्हारे करके। अब रिवर सिस्टम को अगर हम लोग बाँटें, मतलब इसको कैटेगराइज़ करें या तो इसको देखें कि क्या है ये ओवरऑल रिवर सिस्टम क्या है करके, तो एक तो ये ड्रेनेज बेसिन जो है, ये बनता है आपका ट्रिब्यूटरीज़ से। और एक जो मेन होता है, जो नदी होती है, वो आपकी ट्रंक स्ट्रीम होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भई अगर वेस्ट की साइड से हम लोग ले लें, तो हम लोग वेस्ट में हमारे पास रावी है, फिर आपके पास इंडस है, फिर आपके पास सतलज है, ब्यास रिवर है। ये मेजर रिवर्स हैं और ये ट्रंक स्ट्रीम्स हैं आपकी, उनको ट्रंक स्ट्रीम मेजर जो है कैरी करती है। तो हमारे पास जो अपलैंड्स जो हैं, जहाँ से कैचमेंट एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं, वहाँ से जॉइन करती है। तो छोटी-छोटी नदियाँ जो हैं, वो हालाँकि बड़ी नदी भी होगी लेकिन वो जाके गंगा में मिलती है, तो वो गंगा मेन ट्रंक स्ट्रीम हो जाता है करके आपका। तो ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं वो आपको आके ट्रंक स्ट्रीम में मिलती है और जब ये अपनी जर्नी ख़त्म करती है माउथ की तरफ, जो जहाँ पे जाके ओशन में मिलती है, दरिया में मिलती है, तो वहाँ पे ये फैलती है इस तरह से। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़ करके। तो ये अगर हम लोग अगर इसको वैसे देखें तो ये ऊपर से जो है आपकी इस तरह से ट्रिब्यूटरीज़ हैं और ये आपके नीचे जाके आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हो गई करके। तो ये है और यहाँ पे तमाम आपकी नदियाँ जो हैं ट्रिब्यूटरीज़ आपकी मिलेगी इनको। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमको ये कहेंगे ट्रिब्यूटरीज़ हैं सारी और यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं करके। और ये जो दिखाया गया है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल। जो पहले भी जो हम लोग डायनेमिक्स रिवर डायनेमिक्स की बात कर रहे थे तब देख रहे थे कि इसका एक ग्रेडियंट है पूरा। ये ऊपर से स्टीप है, फिर ये नीचे आ रहा है करके यहाँ पे और फिर उसके बाद ये स्लोप कम हो रहा है करके। तो चैनल जो है हम लोग कहें या तो ड्रेनेज बेसिन की बात करें करके, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। अगर आपको सैटेलाइट डेटा में भी आप देखें, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा करके। तो जो डार्कर वाली जो लाइन है, डार्क लाइन है, जो गहरी है, जो लाइन बनी है ब्लू कलर की, वो आपकी ट्रंक स्ट्रीम्स हैं। लेकिन वो और ये हायर ऑर्डर स्ट्रीम्स होंगी और ये आपकी लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स होंगी। हम लोग इस तरह से इसको मानते हैं। ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम्स का क्या महत्व है, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। और इसमें जो है छोटे-छोटे जो बेसिन्स हैं, ये पूरे को एक को हम लोग ये पूरा जो एरिया है, ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये बेसिन है एक पूरा करके। तो मोटा-मोटा जो है हम लोग इसको जो है ये बेसिन है आपका। ये पूरा बेसिन है, वो किसका बेसिन है? ये वाली स्ट्रीम का है। ये आपकी ट्रंक ट्रंक स्ट्रीम है करके। और ये ज़्यादातर हम लोग कहते हैं इसको हायर ऑर्डर स्ट्रीम। ये स्ट्रीम ऑर्डर्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे करके। अब ये जो ट्रंक स्ट्रीम है इसका जो है ये ड्रेनेज बेसिन हम लोग कहेंगे। तो ये जो है ये ड्रेनेज बेसिन है आपका। और इसको जो मतलब छोटे-छोटे और बेसिन्स हैं जो कि हम लोग कहते हैं सब बेसिन्स। ये सब बेसिन्स कौन से हैं आपके? ये हैं। तो ये एक बेसिन हो गया इसका। ये छोटा-सा एक और बेसिन हो गया यहाँ पे। ये इसके सब बेसिन्स हैं करके। तो इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि इसको कितने छोटे बेसिन्स भी ड्रेन कर रहे हैं ये मेन स्ट्रीम को। तो उसको भी लेके फ्लडिंग का जो बात की जाती है कि फ्लड्स कितने जल्दी इसमें आएगा करके। बाकी जो फैक्टर्स हैं उसको भी कंसिडर करते हुए करके। तो ये देखें अगर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये एक एज एन एक्ट कर रहा है डिवाइड और ये यहाँ से आपका ये जा रहा है करके। ये एक डिवाइड एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रीम्स जो हैं वो यहाँ इस तरफ बह रही है, ये स्लोप है, इस तरफ बह रही है, ट्रंक स्ट्रीम है आपकी करके, ये मेन स्ट्रीम है आपकी। और ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो इसमें आ रही है यहाँ पे। और इस तरफ की जो है वो इस तरफ जा रही है। तो ये एक इस तरह का स्लोप बना हुआ है। तो इधर वाली जो है ये इस तरफ बह रही है और ये है। तो ये पोर्शन जो होगा आपका, एज जो होगा,
ये आपका मार्क करेगा, ये मार्क करेगा ड्रेनेज डिवाइड। तो इसमें छोटे-छोटे बेसिन्स जो हैं मेन जो ड्रेनेज बेसिन है उसमें आके मिलते हैं। और जैसे यहाँ दिखाया गया है कि अगर ये आपका स्लोप है जो कि दोनों साइड पे है, तो ये सारी पानी जो भी यहाँ पे आएगा वो इस बेसिन में आएगा और दूसरा ये बेसिन में आएगा। तो ये इसको कहते हैं हम लोग ड्रेनेज डिवाइड। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये आपका ड्रेनेज डिवाइड है। तो आपके पास काफ़ी बेसिन्स हैं यहाँ पे और ये मेन बेसिन इसका ये दिख रहा है, ये वाला है आपका करके। अब आते हैं चैनल पैटर्न पे, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे इसकी चैनल पैटर्न की। एक होता है चैनल पैटर्न और दूसरा होता है हम लोग बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ये दोनों में अंतर है, इसमें बात करेंगे। दोनों रिलेटेड टू रिवर ही हैं, लेकिन ये अलग है। ये वाला जो बात कर रहे हैं हम लोग चैनल पैटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 तरह की मुख्य धाराओं में हमने इसको बांटा है करके। और ये होता है एक आपका स्ट्रेट चैनल, जो कि हम लोग कहेंगे कि सीधा बहने वाली नदी, सीधी बहती है करके, आड़ी टेढ़ी बहुत नहीं जाएगी करके, थोड़ी सी इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है स्ट्रेट होगा करके। और इसका जो बहाव होगा वो डीपेस्ट पार्ट में इसकी एनर्जी कंडीशन ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो दिखाया है करके, इसमें आपकी एनर्जी कंडीशंस ज़्यादा हैं करके, जो कि हम लोग कहते हैं पूल एरिया। और इसकी डेप्थ भी इसमें ज़्यादा होगी करके इस एरिया में। आगे चलते हैं। तो एक हो गया आपका स्ट्रेट चैनल, ठीक है। दूसरा इसमें है एक जो स्ट्रेट है, दूसरा है मिएंडरिंग चैनल करके। तो मिएंडरिंग चैनल में क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे इसको। और तीसरा होता है ब्रेडेड चैनल। सो तीन तरह की चैनल्स यूजुअली देखी गई है, पैटर्न जो चैनल पैटर्न देखा गया है। सो मिएंडरिंग में क्या होता है ये भी आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो कि हम लोग कहते हैं साइनस चैनल। साइनस मतलब ये एक वाइंडिंग सांप की तरह चलती है करके ये पूरी। और इसमें जहाँ पे भी इसका आउटर पार्ट है ये वाला, ये गहरा होता है और यहाँ पे एनर्जी कंडीशन भी हाई होती है करके। तो ये हाई वेलोसिटी होगी जिस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे थे इसमें। तो ये यहाँ पे ज़्यादा होगा और ये जो है ये इरोजिव नेचर होगा, ये एरिया को इरोड करेगा। यहाँ पे जो यहाँ से ये जो पानी बह रहा है ये इसको इरोड करेगा, तो यहाँ पे इरोजन आपका ज़्यादा होगा। और ये वाला इलाका है जो इसका, इसको थोड़ा हटा देते हैं तो आपको दिखाई देगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में एनर्जी कंडीशन बहुत कम होगी, ये वाले में। सो लो एनर्जी कंडीशन। और यहाँ पे क्या होगा आपका, जो यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है ये यहाँ पे इरोजन है, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि डिपोजिशन होगा, कि डिपोजिशन होगा यहाँ पे। तो ये इसका है करके। ब्रेडेड रिवर में क्या है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि स्टीप स्लोप अगर है जहाँ पे, तो आपका जो है ये ब्रेडेड स्ट्रीम्स होगी। और ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि अनेक स्ट्रीम्स निकलेगी और ये आपस में ज्वाइन करेगी एक दूसरे को। और बीच वाला जो इलाका है ये एक आइलैंड की तरह होगा, और ये आइलैंड को हम लोग कहते हैं ब्रेड बार। इसको कहते हैं हम लोग ब्रेड बार्स। ये ब्रेड बार्स होंगे, ये छोटे छोटे आइलैंड्स बनाते जाएगा। तो ये ब्रेडेड रिवर का एक ये है, ये मल्टीपल चैनल्स होंगी इसमें करके। तो ये इस तरह के आइलैंड्स बीच में छोड़ देगी। तो ये 3 तरह की आपकी रिवर्स होगी। एक आपके पास है स्ट्रेट चैनल हो गया, दूसरा आपके पास मेंडरिंग चैनल होगी, और तीसरा आपके पास ब्रेड चैनल होगी। और ये आपस में मतलब इस तरह के पैटर्न दोनों देखे जा सकते हैं। ब्रेडेड मिएंडरिंग हो सकता है और स्ट्रेट और मिएंडरिंग भी हो सकता है। तो ये आपके ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन इसकी एनर्जी कंडीशंस के बारे में जो है बात हुई है उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ब्रेडेड चैनल की कुछ तस्वीरें हैं किस तरह की दिखती हैं आपके करके। तो यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स होते हैं वो कि आपके वो रिजॉइन करते हैं एक दूसरे से करके, हम लोग कहते हैं कि वो। और इसको जो है हम लोग कहते हैं कि ये चैनल बार्स हैं, मिड चैनल बार्स भी कहते हैं, ब्रेड चैनल बार्स भी कहते हैं। तो ये हैं। और जो बाहरी इलाका एरिया है जो कि चैनल एक्टिव चैनल के साइड में जो दोनों होंगे बैंक्स, हम लोग कहेंगे बैंक्स के ऊपर वाला इलाका है, उसको हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। हालांकि इसमें भी फ्लड प्लेन्स हैं आपके,
ये वाले एरिया में भी ये जो है ये फ्लड प्लेन्स हैं आपके, ये फ्लड प्लेन है आपका, यहाँ पे भी ये वाला जो है ये फ्लड प्लेन है। तो ये एरियाज जो हैं ये फ्लड प्लेन्स हैं। तो अब ब्रेडेड वाले में मैंने ऑलरेडी ये बात कर ली है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं कि जो आइलैंड्स जो बनते हैं वो आपके मिड चैनल बार कह लो या तो इसको ब्रेड बार कह लो। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे देखा जाता है? ब्रेडेड रिवर एग्जिबिट न्यूमरस चैनल्स दैट स्प्लिट एंड रीजॉइन ईच अदर टू गिव ए ब्रेडेड अपीयरेंस। दे टिपिकली कैरी कोर्स और बेड लोड, कोर्स मटेरियल कैरी करती है डाउन अ स्टीप ग्रेडियंट। तो ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक तो है कि आपका कोर्स और बेड लोड होता है, स्प्लिट चैनल रीजॉइन करता है एक दूसरे से, और स्टीपर ग्रेडियंट होता है। ये तीन चीज़ें इसकी ध्यान में रखिएगा करके। ये भी एक है कि ब्रेडेड चैनल का है करके। अब मियंडरिंग चैनल पे आते हैं, जो कि हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे। तो मियंडरिंग चैनल में कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो होते हैं जिसको हम लोग कट ऑफ चैनल्स भी कहते हैं, वो उस बात करते हैं कैसे होता है। अब एक चीज़ तो हमने देखा कि ये वाला पोर्शन जो है ये इरोजिव है आपका, और ये पोर्शन जो है ये डिपोजिशनल है। डिपोजिशनल मतलब यहाँ पे सेडिमेंट जमा होंगे करके, और ये वाला इरोजिव है आपका। इधर पे भी यहाँ पे ये डिपोजिशनल है, ये इरोजिव है। हाँ। तो ये बैंक्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, और पैटर्न से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो रहा है करके। अब दूसरा, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जो एक पैटर्न सा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एक तो एक ये है, इसको हम अलग कलर से थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया होगा इसको। ये एक आपका हिस्सा है, आप देखेंगे ये वाला पोर्शन है, ये वाला है। फिर आपके पास ये भी एक बना हुआ करके, अब यहाँ पे पानी नहीं है, ये बेसिकली जो है कट ऑफ चैनल्स हैं करके। तो पहले यहाँ से नदी बहा करती थी, फिर उसने अपना बहाव जो है बदल लिया, और ये क्यों हो रहा है इस पर बात करेंगे करके। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या दिखाई देगा? ये जो पार्ट है जो कि इरोजिव बैंक जो हम लोग कहते थे, कट बैंक जो काटती है, जो एरिया जिसको काटेगा, वो एरिया जो होगा वो डीपर होगा, और इसकी वेलोसिटी भी हाई होगी। और ये वाला हिस्से में आपका डिपोजिशनल होगा, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको पॉइंट बार कहते हैं करके। तो हमेशा ये चैनल जो है इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी आपकी, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी करके, क्योंकि वो इरोजिव बैंक है आपके पास। तो इसी तरह से ये बात जो है इसमें है कि आपका ये एरिया जो है ये पूल एरिया है आपका, जहाँ पे इरोशन हो रहा है, और इस एरिया में आप जाएंगे तो आपको बैंक्स जो हैं वो काफ़ी स्टीप नज़र आएंगे। यहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं इसमें आपको स्टीप बैंक्स नज़र आएंगे करके। हालांकि यहाँ पे बहुत ही शैलो ग्रेडियंट होगा आपका। तो ये डिपोजिशनल एरिया है, और इसको जो है हम कहते हैं पॉइंट बार। और ये जो है ये इरोजिव बैंक्स हैं, या तो कट बैंक्स कहेंगे आपको करके। तो ये भी आपके कट बैंक्स हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और फिर और इस पे चर्चा करेंगे रिलेटेड टू द ड्रेनेज पैटर्न, और ये कट ऑफ बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।